अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम जवाब दे कौन में। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाज़रीन, जिस तरह पिछले प्रोग्राम को आपने बहुत पजीराई दी, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स के जरिए हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, उस पर हम आपके बेहद मशकूर हैं। आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स को, हमारी वीडियोज़ को और हैदराबाद न्यूज़ पर चलने वाली तमाम नशरियात को इसी तरह लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहें और उसको शेयर भी करते रहें। इसके अलावा जो नाज़रीन अब तक हमारे साथ यूट्यूब पर नहीं जुड़े हैं, उनसे दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ HD क्वालिटी में देखने को मिल सकें। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहमियत का हामिल है। एक ऐसा इदारा जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा और उसके असल हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊंगा, उसके तमाम नशे व फराज आपको दिखाऊंगा जिस पर आप बात करना चाहते हैं, जिस पर आप बहस करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप हरगिज़ जानना चाहते होंगे। और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद शहर का कोई भी शहरी ऐसा नहीं होगा जो इस इदारे से नाराज़ ना हो। जी नाज़रीन, मेरी मुराद बल्दी आला हैदराबाद से है। बल्दी आला हैदराबाद जो कि हैदराबाद का एक इदारा है जिसका काम है हैदराबाद शहर को साफ़ सुथरा रखना, हैदराबाद शहर की खूबसूरती में, तामीरात में जो है वो अपना किरदार अदा करना। बदकिस्मती से जब नाज़रीन का दौर होता था तो जो बल्दी आला हैदराबाद का इदारा था वो एक बहुत मशहूर और काबिल एतमाद इदारा था और उसने अपने दौर में बहुत अच्छे अच्छे काम करके दिखाया। हैदराबाद शहर को तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुँचा दिया, तरक्की की बुलंदी पर पहुँचाया। ना सिर्फ हैदराबाद शहर को एक खूबसूरत शहर बनाया और जो है वो हैदराबाद शहर को पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक वाज़े मुकाम हासिल हुआ। लेकिन नाज़रीन, दौर के ख़त्म होने के बाद जब ये बल्दियाती निज़ाम को दोबारा से रिवर्ट किया गया, काफ़ी अर्सा तक तो इलेक्शंस नहीं करवाए गए और एडमिनिस्ट्रेटर हम पर मुसल्लत कर दिए गए, जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनकी हमेशा कोशिश रही है कि वो आवाम को ग्रास रूट लेवल तक जो है वो इख्तियारात नामुंतकिल करें। उसके बाद कमिश्नरी निज़ाम जो है वो राइज किया गया और उसके तहत फिर इलेक्शंस हुए। आखिरकार रोध होकर बड़ी मुश्किल से इलेक्शंस करवाए गए और उसके बाद मेयर निज़ाम जो कि आजकल राइज है और सिंध में जो है वो लागू किया गया और उसके ऊपर इंतखाबात हुए और हैदराबाद शहर में एक बार फिर हमेशा की तरह जो सहरा था और वो MQM पाकिस्तान के हिस्से में आया और सैयद तैयब हुसैन हैदराबाद के मेयर मुंतखब हुए। नाज़रीन, 4 साल का अर्सा गुजर चुका है और अब इस मेयर निज़ाम का जो टर्नओवर है वो पूरा होने वाला है और कुछ माह के बाद जो है वो ये टर्नओवर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पहले मैं आपको इस ऑल ओवर 4 साल की सूरत हाल में बताऊंगा, थोड़ा सा माजी पे भी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अहम इदारा हैदराबाद का जो कि किसी ज़माने में बहुत खुशहाल और बेहतरीन कारकर्दगी वाला इदारा होता था। कुछ लोगों की बदनियती की वजह से हमारे हुक्मरानों की आपसी लड़ाई और नस्ल परस्ती की सोच और घटिया सोच की वजह से, इसके अलावा शहर हैदराबाद के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं उसकी वजह से हैदराबाद शहर को सिर्फ इस वजह से जो है वो नज़रअंदाज किया जा सकता है कि ये मुहाजिर आबादी इसमें ज़्यादा रहती है और उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग के जो मामलात हैं, एक अरसा से ये लड़ाई और ये रस्साकशी चल रही है। इस वजह से पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो इख्तियारात और जो इलाकाई जंग है ये एक अरसे से चल रही है। इस वजह से हैदराबाद शहर हमेशा से जो है वो परेशानियों में घिरा रहा है और हमेशा इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और यही हुआ बल्दी आला हैदराबाद के साथ। जब नाज़मीन का निज़ाम राइज किया गया जो कि 2003 में राइज किया गया, उसके बाद इलेक्शंस हुए और MQM पाकिस्तान ने भारी अक्सर से हैदराबाद में जो है वो नाज़मीन के निज़ाम में जो है वो जीत हासिल करी और कंवर नवीद जमील जो कि MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे वो जो है हैदराबाद के ज़िला नाज़िम बने। उन्होंने अपने 4 साल के टर्नओवर में हैदराबाद शहर का नक्शा बदल के रख दिया। ना सिर्फ हैदराबाद शहर के हर रोड को, सड़क को तामीर किया गया दोबारा से, बल्कि पूरे हैदराबाद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से तामीर किया गया और उसमें जो है वो बेशबहा खिदमत अंजाम दी गई। शहर के हर इलाके, हर गली और मोहल्ले में सफाई सुथराई नज़र आती थी। नालियों का निज़ाम बनाया गया, सड़कों का निज़ाम बिछाया गया, स्ट्रीट लाइट्स बनाई गई, तमाम पार्क्स को रेनोवेट किया गया, हैदराबाद के रानी बाग को रेनोवेट किया गया, हैदराबाद के अस्पतालों को रेनोवेट किया गया। गर्ज ये है कि हैदराबाद शहर के हर छोटे बड़े मसले को हल किया गया और शहरी इंतहाई खुश नज़र आते थे और नाज़मीन काम करते नज़र आते थे। और उसकी एक वजह ये थी कि जो नाज़मीन का निज़ाम था उसमें नाज़िम के पास इख्तियारात थे। नाज़िम बाइख्तियार होता था किसी भी जगह पर तरक्याती काम करवाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसको किसी की इजाज़त नहीं लेनी होती थी, वो सिंध हुकूमत से भी इजाज़त नहीं लेता था और डायरेक्ट अपने शहर के लिए जो उसकी बेहतरी होती थी तो वो उसको जो है वो अंजाम देता था। कहीं भी शहर में जो है किसी भी तरक्याती मनसूबे को लागू करना होता था तो उसके पास इतना बजट होता था कि वो उसको जो है वो मेनटेन करके फौरी तौर पर लागू करे और उसको बनवाए। यही वजह थी कि वो जो 4 साल का अरसा गुजरा 2005 से 2009 का, वो एक गोल्डन पीरियड था, सुनहरा दौर था हैदराबाद शहर के लिए। हैदराबाद शहर एक नया हैदराबाद शहर बनकर उभरा। कंवर नवीद जमील उनकी पूरी टीम ने ना सिर्फ हैदराबाद शहर को एक नई पहचान दी, एक नई तस्वीर उसकी पेश की। हैदराबाद शहर के तमाम ही पार्क्स को रेनोवेट किया गया, नए सिरे से बनाया गया, कॉलेजेस, स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरियाँ सबको रेनोवेट किया गया, फ्लाईओवर्स बनाए गए, सड़कों का जाल बिछाया गया। गर्ज ये है कि कोई कोना हैदराबाद शहर का ऐसा नहीं था, कोई गली हैदराबाद शहर की ऐसी नहीं थी कि जहां पर तरक्याती काम भारी तादाद में नहीं हुए। इसके अलावा जो उनकी टीम थी, उनके नाज़मीन थे, उनके चेयरमैन थे, आज के चेयरमैन उस वक्त के नाज़मीन, वो भी बड़े एक्टिव होते थे और काम करते थे। उसकी वजह ये बताई जाती है कि उस वक्त उनके पास इख्तियारात थे और बजट थे। अब बात करते हैं उसके बाद वो निज़ाम जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद से हुकूमत की वही बदनीयती कि हैदराबाद शहर और ग्रास रूट लेवल पर
पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कभी आवाम को इख्तियार मुंतकिल नहीं किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उसके बाद बल्दियाती निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। काफ़ी अरसे तक तो इलेक्शंस ही नहीं करवाए गए और ये रस्साकशी चलती रही कि आज करवाएंगे, कल करवाएंगे, अब करवाएंगे, अब करवाएंगे, और ये सूरत हाल अबतर होती गई। इस दौरान हैदराबाद शहर में एडमिनिस्ट्रेटर आए मुख्तलिफ, जो कि सरकारी मुलाजमीन होते हैं, वो आवाम को जवाबदेह नहीं होते हैं, वो आवाम की बात नहीं सुनते, वो अपने AC कमरों में बैठे रहते हैं, उनको नहीं पता कि शहर के लोगों की क्या तकलीफ है। वो जिस तरह भी जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा खराब अधूरा उल्टा सीधा निज़ाम को चलाते रहे और शहर हैदराबाद में जो तरक्याती काम हुए थे उनको मेंटेन नहीं किया गया, जो तामीरात की गई थी उनको मेंटेन नहीं किया गया। लिहाजा ये जो 10 साल का तकरीबन अगर हम बात करें तो तकरीबन 6 से 7 साल 8 साल का जो अरसा आया, इस दौरान हैदराबाद शहर तबाही के दहाने पर पहुंचता गया, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं थी, तरक्याती कामों की देखभाल नहीं थी, पार्क्स तबाह होना शुरू हुए, सड़कें टूटना शुरू हुई। जाहिर बात है कोई भी चीज़ बनती है तो वो ख़राब भी होती है, ऐसा तो नहीं है कि वो 50-100 साल तक कायम रहेगी। सिस्टम जो तरक्याती काम किए गए थे, जो तरक्यात की गई थी, जो हैदराबाद शहर को दोबारा से डेवलप किया गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता तनज़्ज़ुली का शिकार होता गया और नतीजा ये पहुंचा कि हैदराबाद शहर तबाहाल हो गया, खंडर बन गया, वीरान हो गया। उसके बाद जब सत्यानाश हो गया, तबाही के दहाने पर आ खड़ा हुआ हैदराबाद शहर, कराची शहर और दीगर सिंध के शहर, तो उसके बाद सिंध हुकूमत को ख्याल आया कि अब जी बल्दियाती निज़ाम जो है वो लाना चाहिए, उसकी वो जो इलेक्शंस कराने चाहिए। उसके बाद कमिश्नरी निज़ाम को बहाल किया गया, जो कि फरसूदा और बेकार निज़ाम है। आवाम को उसके इख्तियारात और उसके जो फ़वाइद हैं वो नहीं हासिल होते, उसके फ़वाइद सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत को हासिल होते हैं। लिहाजा एक अधूरा और बेकार और फरसूदा निज़ाम दोबारा से राइज कर दिया गया, जिसकी पहले भी मुखालफत की गई थी। खैर बहरहाल राइज तो किया गया, कम से कम इंतखाबात तो करवाए गए। इंतखाबात हुए और हैदराबाद में एक बार फिर MQM पाकिस्तान भारी अक्सर से जीती और मेयर हैदराबाद, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सैयद तैयब हुसैन मुंतखब हुए। लेकिन जब उनके पास इख्तियारात नहीं थे, उनको बजट से रोक दिया गया, उनके बजट रोक लिए गए, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बल्दिया का हक था वो भी रोक दी गई। उसकी वजह से ना सिर्फ निज़ाम में खराबी पैदा हुई, क्योंकि ये बेख्तियार निज़ाम था, बेख्तियार मेयर जिसके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो सड़क को खोद के वहाँ पर जो है उसकी तामीरात करा ले, उस सड़क को दोबारा से तामीर कर सके, उसके पास ये इख्तियार नहीं है। लेकिन जो इख्तियारात थे उन पे काम क्यों नहीं किया गया, आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। आज हम तमाम हकीकतों से पर्दा उठाएंगे। इस वक्त बल्दिया आला हैदराबाद की क्या करंट पोजीशन है, बल्दिया आला हैदराबाद के जो हेड हैं, जो लीडर हैं जनाब तैयब हुसैन साहब, वो मेरे साथ आज प्रोग्राम में आपके सामने बराह रास्त होंगे और जो आपके सवाल आते हैं मैं उनके सवालों के जवाब आपकी तरफ से मैं उनसे तरफ करूँगा। क्योंकि मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि ये जो मज़कूरा जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, कमिश्नरी निज़ाम, जो मेयर निज़ाम है, इसके अंदर मेयर के पास सिर्फ इतना इख्तियार है, उसके पास वासा का थोड़ा सा डिपार्टमेंट है, इसके अलावा सफाई सुथराई और पार्क्स और दीगर इनकी मेंटेनेंस का निज़ाम है। इसके अलावा मेयर हैदराबाद कुछ नहीं कर सकता, या कोई भी सिंध का किसी भी शहर का मेयर कुछ नहीं कर सकता। उसके पास ना रोड बनाने के इख्तियार है, ना उसके पास कोई तरक्याती मनसूबा लाने के इख्तियार है, ना ही वो अपना बजट पास करवा सकता है, ना ही वो कुछ और कर सकता है। जबकि बजट भी ना होने के बराबर है। एक अरसा से मेयर हैदराबाद बजट ना होने का रोना रो रहे हैं, तो आखिर उसके पीछे क्या हक़ है। आज मैं तमाम चीज़ों से पर्दा उठाऊंगा और तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं और उस पर मज़ीद बात करते हैं। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ। हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर, खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ जवाब दे कौन प्रोग्राम में। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे बल्दिया आला हैदराबाद की कारकर्दगी पर कि आखिर क्या वजूहात हैं कि बल्दिया आला का जो हैदराबाद है उसकी कारकर्दगी इतनी नाकिस है। नाज़रीन, जैसा मैं आपको ब्रेक से कबल बता रहा था कि ये वही MQM पाकिस्तान है, ये वही जमात है कि जिसने हैदराबाद शहर को जो है एक तरक्की के ध्यान पर ला के खड़ा किया। नाज़मीन के निज़ाम में जब नाज़मीन का दौर था तो ये वही जमात थी, इसी के लोग थे, इसी के कारकुन थे, इसी के रहनुमा थे कि जो मुख्तलिफ अहदों पर फाइज हुए और बल्दियाती निज़ाम के जरिए उन्होंने हैदराबाद शहर को तरक्की याफ्ता शहरों की सफ़ में ला खड़ा कर दिया।
आखिर क्या वजूहात हैं, आखिर इस जमात को ऐसा क्या हुआ है, इस जमात को ऐसा क्या प्रॉब्लम दरपेश आया, ऐसा क्या मसला दरपेश आया कि वही जमात और वही लोग और वही थिंक टैंक लेकिन काम सिफर हो गए। उनके पास इख्तियारात का मसला है, तो लेकिन जो इख्तियारात हम बात कर रहे थे इख्तियारात की, तो बल्दिया आला हैदराबाद के पास जो सब इख्तियारात हैं वो है कचरे की सफाई, इसके अलावा वासा का कुछ डिपार्टमेंट है, इसके अलावा पार्क्स और दीगर जो हैदराबाद शहर की इमलाक है उसकी मेंटेनेंस है। लेकिन जो इख्तियारात मौजूद हैं और जो बजट जितना मौजूद है उसके अंदर उस काम में भी नाअहली नज़र आ रही है। 4 सालों के अंदर हैदराबाद शहर के मुताबिक ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आज तक सफाई ही नहीं हुई, और अगर कहीं हुई तो कुछ दिन हुई और कुछ दिन ना हुई। बहुत ज़्यादा अवामी शिकायत पर जब बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और जो है वो अवामी एहतजाज सामने आता है तो सफाई करवा दी जाती है। और जब मेयर हैदराबाद या उनकी टीम से बात की जाए, चेयरमैन से बात की जाए तो कहते हैं जी बजट नहीं है हमारे पास, वो जो हमारी जितनी खर्च है उतना हमारे पास बजट नहीं है, ये इशू है वो इशू है, वो 10 इख्तियारात का मसला, इख्तियारात नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। अरे भाई आपके पास इख्तियारात नहीं है, मान लिया ठीक है, आप रोड नहीं बनवा सकते, आप ना बनवाएं, आप नए मंसूबे नहीं ला सकते, आप ना लाएं, ठीक है, आपके पास इशू नहीं है, आपके पास जवाब है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, हम नहीं कर सकते, दैट्स इट। लेकिन आपके पास कचरा साफ करने का इख्तियार है, तो वाई क्यों आप कचरा साफ नहीं करवा सकते? क्या वजह है कि आपसे कचरा साफ नहीं हो रहा? अगर बजट आपको नहीं मिल रहा तो आप एहतजाज करें, अगर एहतजाज नहीं हो रहा, अगर आपका इशूज़ हैं तो इसको आप असम्बलियों में लेके जाएं। आपके 5 कौमी और सूबाई असम्बली के नुमाइंदे हैदराबाद में मौजूद हैं, उन्होंने अब तक क्या किया वो भी गुज़िश्ता 2 साल से, और इससे पहले भी हमके पाकिस्तान के 6 नुमाइंदे जो है वो कौमी और सूबाई असम्बली में मौजूद थे। तो आखिरकार इसके पीछे के क्या हक़ाइक़ हैं? नाज़रीन, सबसे पहले एक छोटा सा पैकेज देखते हैं कि अवामी राय क्या है, आवाम क्या समझते हैं बल्दिया आला हैदराबाद के बारे में, उनकी क्या राय, ये देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि पाकिस्तान को पाक होना चाहिए। उधर देख लो सफाई निस्फ़ ईमान हमने लिखा है, यहाँ सब दरख्त लगाए मैंने, सब सफाई मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ। हालांकि ये भंगिया काम है। मैं सीनियर हेड कैशियर ऑफिसर ग्रेड 3 मातली ब्रांच से रिटायर शुदा हूँ, समझा ना। उसके बावजूद मैं शर्म नहीं करता। लोग बोलते हैं ये पागल है, फलाना है, ये है। मैं उधर आप मेरे घर के करीब भी जाके देखेंगे तो आपको साफ़ सुथरा ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ कुछ हम करते हैं लेकिन लोग फिर वैसे ही हो जाता है, फिर वैसे ही कर देते हैं। अभी मैंने देखो उधर से सब कपड़े गंदे वंदे उठा के रास्ता खोला है मैंने, ये इसको इंतज़ामिया तो बस क्या करें, वो अपने इलेक्शन लड़ती है, अपने घर में बैठती है, ऐश करती है और क्या करती है। यहाँ स्कूल भी है बच्चों के, कम्प्रेहेंसिव स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल भी हैं। और ये मेन लतीफ़ाबाद के अंदर आप जहाँ पे भी जाके देखें ना, स्कूलों के गेट के पास ख़ास तौर पे आपको कचरा मिलेगा। क्या हमारी इंतज़ामिया इतनी नाहिल हो गई है कि बच्चों के स्कूल के गेट के पास कचरे के ढेर नहीं साफ़ कर सकती है, वहाँ पे कोई काम नहीं करा सकती है। अब बच्चा एक स्कूल आता था, यहाँ पे आते हैं स्कूल, बिल्कुल गेट के ऊपर आप खुद देख रहे हैं कि कचरा पड़ा हुआ है, तो क्या अंदर वो बेचारे अच्छी तालीम हासिल करेंगे? जब बरसात होती है, गंदा पानी, बच्चों को यहाँ पे सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्लासों में गंदी बदबू आती है। कचरा उठवाने के लिए हमने बोला स्प्रे कर दें। मेयर हैदराबाद तो ख्वाब खरगोश लिख के अपना सो रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। और उनके अलावा जो यूसी के चेयरमैन भी हैं वो भी लोग मज़े ले रहे हैं, फ़ंड खा रहे हैं। आवाम के लिए कोई दाद रसी नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत मेरे वालिद साहब ने अभी आपने देखा कि वो खुद भी सफाई यहाँ पे करते रहते हैं। बैंक के नेशनल बैंक के ऑफिसर हैं रिटायर्ड, उनको इतना शौक है कि वो खुद बेचारे इस बुढ़ापे के अंदर जो ना सफाइयाँ कर रहे होते हैं अपने घर से 200 गज़ के फासले तक आके, कि बच्चों को साफ़ माहौल मिल जाए। तो इसके अंदर अगर इंतज़ामिया भी कॉपरेट करे तो हम क्यों नहीं साफ़ माशरे को रख सकते हैं? देखो सफाई निफ्स ईमान है, अगर सफाई होगी तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, पानी बदबू वाला इतना आ रहा है पानी, आप यकीन माने कि अगर आप उससे मुंह भी धो लें तो आपके मुंह से बदबू नहीं जाएगी, गटर का पानी आ रहा है। एमडी वासो को मैंने के थक गया हूँ, डीजी अपना गुलाम मोहम्मद कायम खानी को हमने के थक गए, लेकिन एक्सचेंज जो लतीफ़ाबाद है, गटरों की लाइनें जो ना पानी के अंदर मिक्स हो गई हैं, वो बहुत यानी कि ऐसी बातें करते हैं कि अगर आप किसी दिन मेरे साथ चलें तो आप खुद सोचेंगे कि यार ये एक्सचेंज इनको किसने बना दिया है। उनको गटर के ढकनों के लिए बोलते हैं तो वो नहीं उठाते। अब ये कचरे के लिए हमने बोला यहाँ पे कि आप कम से कम यहाँ पे थल्ला बना दें, यहाँ से कचरा कहीं दूर चले जाए, कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर रख दें कि लोग उसमें कचरा डालते हैं, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं। बच्चों का जो प्ले ग्राउंड है, ये इसके लिए इसका जो फंड है वो भी इन लोगों ने खाया है। 10 नंबर वाला अफजल गिरण को तो उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। वहाँ अगर आप क्रिकेट खेलने आएगा ना, आम बच्चा उसको भगा देते हैं मार के। उसके लिए उन्होंने 8,000 रुपये फ़ीस रखी है, जो फ़ीस देगा वो वहाँ पे जाके क्रिकेट खेलेगा। ये छोटे बच्चे ये क्या खेलेंगे? यहाँ गिल्ली डंडा नहीं खेल सकते भाई? खुदारा मैं कमिश्नर हैदराबाद से भी अपील करता हूँ कि आप ही इसको देख लो, आप कम से कम आप ही करवा सकते हो उसका काम। आप इसकी बालू रेत निकलवा दो, चिकनी मिट्टी इसमें आप डला दो, ताकि बच्चा जो है ना यहाँ पे कम से कम खेल तो सके इस ग्राउंड के अंदर। इस बालू रेत के अंदर आप क्या खेलोगे यार?
भाग ही नहीं सकते। इतना बुरा हशर इन्होंने किया हुआ है। एक तो देखिए सेहत के इदारे तबाह हैं सिंध के अंदर, खेल के ग्राउंड जो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है ना। अस्पतालों का आप निज़ाम देखे जाके, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। ये 3 मेन चीज़ें जो हो आवाम की नशो नुमा के लिए भी होती है। छोटा बच्चा होता है वो स्कूल जाता है, उसको अच्छी तालीम मिलना चाहिए, अच्छा माहौल मिलना चाहिए, साफ़ सुथरा। उसके हम तो सिर्फ मेयर हैदराबाद से थोड़ी सी इल्तिजा कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ये कचरा आप देख लें इतना पड़ा हुआ है, सिर्फ हफ्ते में 2 मरतबा यहाँ पे गाड़ी आएगी, वो भी थोड़ा सा कचरा लेगी और उसके बाद वो भी चेकआउट करके भाग जाएगी। अगर हम उसको देख लेंगे तो वो मार देगा प्लेट, नहीं तो बसूरत दीगर कुछ नहीं होगा। ये आप सारी ये देख लें, ये 24 घंटे ये जो जानवर है, ये दिन हो रात हो ये यहीं पड़े रहेंगे। ये आप ये थैलियाँ आएंगे, कचरा बीनने वाले आएंगे, वो शॉपर से कचरा निकालेंगे और शॉपर उड़ते रहेंगे। और ये हमारे घरों के आगे देख लें, ये सामने कोई सुनवाई नहीं है, मेन होल के ढक्कन ही नहीं है, उसके आप देख लें आगे। ये हमारे मेयर साहब से सिर्फ इल्तिजा कर सकते हैं और अपने चेयरमैन से इल्तिजा कर सकते हैं कि थोड़ा सा इधर नज़रसानी कर लें। दूसरे यूसीएस का कचरा उठा के यहाँ पे डाल दिया जाता है, 10 नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है, पता नहीं 6 नंबर से लोग रेडियो के अंदर कचरा ला के यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। देख रहे हैं भाई रोड की हालत इतनी ख़राब हुई है पिछले 6 महीने से। हमें रमज़ान में बोल बोल के थक गए हम यहाँ के चेयरमैन को, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा हमारी बात। यहाँ से हम लोग रोड से निकलते हैं, कचरा देखते हैं, वापस अंदर घुस जाते हैं कि नहीं वहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से निकलते हैं फिर कचरा, यहाँ से निकलता है फिर कचरा। यहाँ पानी है इतना होता है पानी कि अगर कोई बच्चा गुजर जाए, कोई जानवर गुजर जाए यहाँ के, सुबह जो जानवर आते हैं यहाँ के, तो पानी घरों में घुसता है। मेयर हैदराबाद से मैं यही कहूँगा प्लीज़ इसको देख लीजिए। बाकी हम लोगों को यहाँ लाइट का इशू है, वो तो सॉर्ट आउट हो जाएगा कभी ना कभी, वो तो होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन अभी बेसिक प्रॉब्लम जो है वो ये है। जैसा कि आपको पीछे की तरफ नज़र आ रहा है, पूरे एल शेप के अंदर कचरा पड़ा हुआ है। ये पहले सिर्फ एक छोटा सा कचरा डिपो होता था और सिर्फ 5 नंबर की 2 गलियों का कचरा आता था। इस वक्त तकरीबन ये पूरे आखिरी गली से लेके इस कोने तक और पूरे 10 नंबर का कचरा यहाँ पर आता है। कई दफ़ा यूसी के नाजिम को बोल चुके हैं, क्या नाम है इनका, महबूब आलम शेरवानी साहब को, मगर कोई इसका असबाब नहीं किया गया है। और जबकि सामने ही मेरा घर है, घर में इतनी बदबू आती है और आए दिन इसके अंदर इसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। मच्छर का टाइम होता है, इतनी मच्छर आते हैं जिसकी वजह से घर में रहना दूभर हो जाता है। हम लोग देख सकते हैं बाड़ा खुला हुआ है, जबकि कैटल कॉलोनी बनने के बाद बाड़े ख़त्म कर दिए गए, मगर ये बाड़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर भी कोई एक्शन नहीं है। इसकी वजह से पूरा इलाका परेशान है और जब ये बारिश वगैरह होती है तो और ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई जानवर वगैरह हैं जो कि यहाँ पे आ जाते हैं, सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पूरा दिन यहाँ पे घूमते रहते हैं, कभी घर के आगे आ जाते हैं और पूरे दिन में भी और रात में भी। मेयर हैदराबाद को यही कहना चाहूँगा मैं कि इस गंदगी को यहाँ से साफ़ कराया जाए और बिल्कुल ख़त्म करा के साइड में कराया जाए, ताकि पब्लिक को परेशानी नहीं हो, यहाँ के रहायशी लोगों को परेशानी ना हो। ये पूरा बाज़ार चल रहा है पब्लिक का, आप देख सकते हैं कि कितना रश होता है इधर, बच्चे आते हैं मगर प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है मेयर हैदराबाद से कि इसको काइंडली इसको साफ़ कराया जाए ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। ये हमारे घर के सामने तकरीबन 20-25 साल से ऊपर ही हो गए कचरा खाना है, यहाँ पे कोई सफाई नहीं होती और हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते बाद आते हैं सफाई वाले भी, और वो सफाई करते नहीं, पूरे तरीके से नहीं हो पाती। यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो हैं जो भी हैं यहाँ के, तो वो कोई नहीं देखता यहाँ पे। हम मेयर हैदराबाद को ये कहना चाहते हैं कि अभी इतनी बीमारियाँ वैसे चल रही हैं पाकिस्तान में, तो ये कचरे की वजह से इतनी बीमारियाँ और फैल रही हैं, यहाँ पे सब बीमार हो रहे हैं बहुत सारे लोग और कोई सफाई नहीं होती यहाँ पे। तो बराए मेहरबानी आप हम पर थोड़ा रहम करें। मेन रास्ता है यहाँ का, मेन रोड है, यहाँ पे हज़ारों लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे कोई भी मेंबर हो, कोई भी काम वाला भी है, वो भी इस पर नज़र करम नहीं करते, क्योंकि ये मक्की शहर रोड कहलाता है बरसों से, और यहाँ से आने जाने हज़ारों गाड़ियाँ आती जाती हैं, लोग ये कचरा पड़ा हुआ है, गंदा हिसाब किताब लगा पड़ा है, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं जाते हैं, देख के चले जाते हैं, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, बच्चे कचरों में गिर जाते हैं, गंदा पानी है, बरसों से आ रहा है। इधर पुलिस चौकी बनी है बरसों से, उसकी भी कोई देखभाल नहीं है। पुलिस आला काम की यहाँ पे हमारी भी ड्यूटी लगी होती है, कभी कभार पुलिस वाले बैठते होते हैं, लेकिन अब कचरे की वजह से कोई भी नहीं आता। इतना गंदगी लगी पड़ी है, कोरोना के हिसाब से इतना बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। रोड को तकरीबन 5 साल हो गए, चलता फिरता रोड है, यहाँ का पानी का निज़ाम ख़राब लगा पड़ा है, कचरे का मसला मसाइल लगे पड़े हैं, इसको बल्दिया की गाड़ियों का निज़ाम ऐसा लगा पड़ा है, कभी आती हैं और कभी नहीं आती हैं, समझा ना। इसका बल्दिया को भी सोचना चाहिए कि क्या कचरे का मसला हल करना चाहिए और क्या पड़े वालों का मसला हल करना चाहिए। बच्चों के लिए गंदगी है, सब कुछ है, इधर बंदा 5 मिनट के लिए नहीं खड़ा हो सकता कि इतनी बदबू आती है यहाँ पे कि चलता हुआ आदमी जो है वो भी बैठ जाता है एक साइड में। अभी जैसे ईद आएगी, इधर सारा कचरा पड़ा होगा, इतनी बदबू होगी इधर
ये कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो सर ये काफ़ी महीनों से मतलब कचरा पड़ा हुआ है और इसके कोई मतलब पुरसाने कोई पूछने वाला नहीं है। काफ़ी महीने से हम भी देख रहे हैं और ठेला वेला सारे हम यहीं से लगाते हैं कि मेरा सामने रिहायशी घर है और इसके मुतालिक ये अपना कोई कचरा मतलब यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। और ये काफ़ी महीने से नहीं, एक दफ़ा साफ़ होता है दोबारा भी साफ़ होता है, उसके बाद भी जो है ना मतलब इसी तरह ही रुझान चलता रहता है। आते हैं लोग मोटरसाइकिलों पर, कोई कचरा फेंके जाता है, कोई कैसे फेंके जाता है, मतलब सारा का सारा कचरा यहीं पर ही आ जाता है, साफ़ होता है फिर दोबारा आ जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। बल्दिया मेयर का मसला ये है कि देखो वो मसला है कि अपना काम करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद आवाम पे भी जवाबदारी आती है, उन पे भी जवाबदारी आयद होती है। अगर वो अपनी कारदगी अपना वो करके चले जाते हैं बेचारी, तो कसूर हमारा भी है। अगर एक बंदा ऐसा कर रहा है तो दूसरा भी उसको देख के ही बोलेगा मैं भी कचरा यहाँ पर फेंकूँ, लेकिन हम खुद भी सही नहीं यार, हमारी भी गलतियाँ मानते हैं। लेकिन हुकाम को ये भी कहना चाहिए कि अगर कोई में मतलब एक डस्टबिन ऐसा बना दे तो उसमें अगर फेंका जाए तो वो बेहतर है। ये आप देख रहे हैं पानी भी बहुत है, हमें बड़ी परेशानी होती है, रोड पे गुजरने से भी कचरा भी ऐसे पड़ा रहता है, बल्दियाती निज़ाम भी कोई सेट नहीं है और मस्जिद भी करीब है। देखिए आप नमाज़ भी पढ़ने के लिए नमाजी जाते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है। मेरी वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इन रोडों के मामलात में कुछ सोचा जाए और इनके बारे में कुछ किया जाए। बल्दिया और मेयर की कारकर्दगी क्या बोलेंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से कोई कारकर्दगी नहीं है, पानी किस तरीके से भरा हुआ है, गलियों में आप नालियाँ देखिए किस तरीके से भरी हुई हैं, गटर लाइनें भरी हुई हैं, कोई मकसद आवाम को कोई सहूलत नहीं है। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट देखी किस तरह जो है वो अवाम नाला नज़र आते हैं बल्दिया आला हैदराबाद से, और बल्दिया आला हैदराबाद में जो इस वक्त सरबराह जमात है एमक्यूएम पाकिस्तान से, वो किस तरह नाला नज़र आते हैं। और पुराने वक्त को भी लोग याद करते हैं कि किस तरह नाज़रीन का दौर होता था और किस तरह जो है वो काम होते थे और क्या होता था। खैर बहरहाल हम इस बहस में, ये बहुत तवील बहस है और इसमें अगर मैं बात करना बैठ जाऊँ तो मैं शायद 2-3 प्रोग्राम्स तक इसी पर बात करता हूँ, क्योंकि मैं इसको बड़ा करीब से देखा है और मैं नाज़रीन का दौर भी बहुत करीब से देखा। उसमें भी मैं जो है वो कमर जमील साहब के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ इन्वॉल्व रहा, एक निजी चैनल से जब मेरा ताल्लुक था। नाज़रीन आज मैं बात करूँगा मेयर हैदराबाद आखिरकार क्यों नाकाम है, मेयर हैदराबाद के पास इख्तियारात नहीं हैं और जो हैं तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, अब तक वो काम क्यों नहीं कर सके, क्यों जो है वो अपने इख्तियारात का जो जितने मिले हैं उस पर भी वो साबित कदम नहीं रहे। जो कचरा सफाई का मसला है वो आज तक क्यों हल नहीं हो सका। इन 4 सालों में जो बजट मिला, जितना मिला उसका क्या हिसाब है, कितना मिला, क्या हुआ, तमाम चीज़ों का जवाब मैं तलब करूँगा और मेरे साथ होंगे। आपने प्रोग्राम आखिर तक देखना है। आज आपको जो है वो मेयर हैदराबाद जो कि आपको कहीं नज़र नहीं आते, आज आपको जवाब देखो में नजर आएंगे। आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और हम आपकी तरफ से सवाल करेंगे। ये बराह रास्त प्रोग्राम देखते रहें। आज मेरे साथ होंगे अगले प्रोग्राम के अगले हिस्से में, इस ब्रेक के बाद, सैयद तैयब हुसैन जो कि मेयर हैदराबाद हैं। कहीं मत जाएं, देखते रहें हैदराबाद न्यूज़, जवाब दे कौन। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पहुंचेगी अवाम की आवाज ईवानों से लेकर पूरी दुनिया तक। अब अवाम बोलेगी हैदराबाद न्यूज के साथ। हैदराबाद शहर का अपना वेब न्यूज चैनल। रहिए सिंध भर की और खुसूसन हैदराबाद शहर की मुस्तनद खबरों से बाखबर। हम करेंगे हैदराबाद शहर के मसाइल को उजागर। हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को हैदराबाद की एक बेहतर तस्वीर। खबरें, तबसरे, प्रोग्राम्स और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं, तो अभी फेसबुक पर जाइए और हमारा पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हैदराबाद न्यूज, अवाम का तर्जुमान। वेलकम बैक नाज़रीन, जवाब दे कौन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे, आज का टॉपिक जो है वो है बल्दिया आला हैदराबाद की कारकर्दगी और बल्दिया आला हैदराबाद आखिरकार क्यों नाकाम हो गई है अपने मसाइल को हल करने में। आखिरकार बल्दिया आला हैदराबाद की तबाही का जिम्मेदार कौन है। आज ये तमाम सवालों के जवाब मैं मेयर हैदराबाद सैयद तैयब हुसैन से लूंगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपने दफ्तर से बराह रास्त मेयर हैदराबाद सैयद तैयब हुसैन साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दे कौन को वक्त दिया और अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सर मेरा सवाल ये है कि आपका जो टर्नओवर है जब से आप मेयर बने 4 साल का तकरीबन अरसा गुजर चुका है। हैदराबाद शहर में जो आवाम है वो शदीद नाराज़ हैं आपसे और परेशान भी हैं क्योंकि कचरे की सफाई नहीं हो रही, आपके जो बल्दिया आला के जो काम है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। इस पर आप वजाहत दें प्लीज़। देखिए बात यह है कि ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेट माहौल है जिसमें बल्दियाती निज़ाम आया था और जिस तरह से ये कहते हैं ना कि बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की नर्सरी होती है और जिससे आवाम को बाइख्तियार बनाने की बात की जाती है, लेकिन इत्तेफाक से ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो
इस वक्त जमहूरियत के चैम्पियन हैं, जो अपने आप को जमहूरी निज़ाम को चलाने वाले कहते हैं, लेकिन वही लगता है वो लोग जमहूरियत को चलाने की बात क्या वो उससे कायब नज़र आ रहे हैं। और उसके असरात जो है डेफिनेटली लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस करा के हमें आज मेयरशिप के ऊपर बिठाया गया और 4 साल होने को आ रहे हैं, तो यकीनन ये सवाल आवाम का जायज़ बनता है कि वो अगर इस बात को समझते हैं कि दुनिया के अंदर मेयर की एक इफादियत और अहमियत को देखा जाता है, समझा जाता है। और जाहिर सी बात है कि मैं भी समझता हूँ कि जहाँ इंतज़ामी और मालियाती मामलात किसी के पास हों तो वो क्वेश्चनेबल भी होता है, आंसरेबल भी होता है, उससे सवाल भी किया जाता है और उसको जवाब भी देना है। और मैं समझता हूँ कि जिस निज़ाम को बनाया गया था वो आवाम को एक बाइख्तियार बनाने की बात का सिलसिला होता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि मैं आज इस मेयरशिप को जिस अंदाज से देख रहा हूँ, यानी कि सिंध गवर्नमेंट जो कि इस वक्त मजाज क़ुव्वत है, जो उसकी डायरेक्शन की बुनियाद पर सारी चीज़ें होती हैं, उनको ये पता है कि ये जमहूरियत की नरसी जिसके सब लंबरदार हैं, तो उनको ये कंपोनेंट जो है जिसकी बुनियाद पे ये आवाम तक रसाई करके उनकी बुनियादी मामलात को डील करना था, लेकिन वो इस वजह से नहीं हो सका कि वो सारे इख्तियारात जो हैं यकीनी तौर पे सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं कि इस वक्त मैं मेयर हैदराबाद हूं और मेरे पास जो सिर्फ एक कंपोनेंट है वो है सफाई सुथराई का, ठीक है, और इसके अलावा एक इसी से रिलेटेड एक कंपोनेंट है वासा का, जो वासा और सैनिटेशन सिस्टम जो है बेसिकली लाजिम और मलजूम है, लेकिन आधा पोर्शन वासा के पास है और आधा पोर्शन जो है बल्दिया आला हैदराबाद के पास है। और एक जगह मैं कह भी रहा हूँ कि बल्दियाती निज़ाम को चलाने के लिए इंतज़ामी तौर पे और मालियाती तौर पे जब तक आपको बाइख्तियार नहीं किया जाएगा तो आवाम को डिलीवर करने में मुश्किलात होंगी। मैं मेयर ज़रूर हूँ, लेकिन आपको ये अंदाज़ा ज़रूर दिलाना चाहूँगा कि मैं भी एक पढ़ा लिखा एक इंजीनियर अपने आप को समझता हूँ और हूँ, लेकिन मैं अपने विजन को इस्तेमाल करने की अगर बात करूँ तो यकीनन हर चीज़ जो है मालियाती तौर पे और इंतज़ामी तौर पे उसका कनेक्शन बन जाता है। और यही बात जो आपने की कि जो सूरत हाल रही है जिस पे लोगों का सोचने का जो हक बनता है उनका कि ये क्या है, शहर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर अगर वो नहीं कर पा रहे हूँ तो उसके रीज़न्स हैं। आज इस शहर के अंदर अगर मैं अपने कंपोनेंट में अगर सफाई सुथराई के हवाले से बात करूँ, इस शहर में लैंडफील्ड नहीं है या जीटीएस प्रॉपर नहीं है, और यकीनी तौर पे इस शहर के अंदर जो सफाई सुथराई का जो मेयार हो सकता है वो यकीनी तौर पे जाके मालियाती तौर पे रुक जाता है। क्योंकि मैं इस शहर के अंदर जिस जिम्मेदारी पे हूँ तो आज मुझे अगर कोई पूछे कि इस शहर को 3 करोड़ रुपए पर मंथ देने की बात की जाती है, जो इंतज़ामिया के गवर्नमेंट कहती है कि हम 3 करोड़ रुपए आपको देते हैं, लेकिन बात सारी है कि 3 करोड़ रुपए में शहर की कंटिजेंसी की अगर काम करने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ मैं एज ए इदारा मालियाती तौर पे ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरी एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी सैलरी जो है, अगर मुझे ओजीटी टैक्स जिसे कहते हैं जैसे सैलरी आती, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब इसलिए नज़र आ रही है कि एक अरसे दराज से हमारा ओजीटी का शेयर काट के दिया था। ये मेरा हक है, ज़िलाई टैक्स जो है मेरा हक बनता है, मैं कोई ग्रांट नहीं मांग रहा हूँ, ये मेरा हक है, लेकिन वो भी हमें पूरा नहीं दिया जाता। यानी कि मैं 12 करोड़ 10 लाख रुपए की सैलरी जो मेरी बनती है, गवर्नमेंट मुझे जो है 9 करोड़ 35 लाख रुपए देती है। अब 9 करोड़ 35 लाख के बाद अगर मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट को अगर सैलरी प्रॉपर ना दूँ, यानी 12 करोड़ 10 लाख रुपए ना दूँ, तो मेरी इदारे में किराया एक होगा, ना मैं ग्रेजुएटी प्रॉपर दे सकूँगा, ना पेंशन दे सकूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैंने ज़हनी तौर पे अपने तौर पे ये रखी हुई थी कि मैं कम से कम एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना होने दूँ। और आज हैदराबाद जो है वो वाहिद शहर है पूरे सिंध में जिसका बल्दिया आला हैदराबाद जो है पूरी सैलरी ग्रेजुएटी पेंशन दे रहा है, यानी कि 9 करोड़ 35 लाख रुपए और 12 करोड़ 10 लाख की जो रिक्वायरमेंट है
उसको मैं ये 3 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं मैं सारा का सारा सैलरी की मद में डालता हूँ। अब जितना भी हमारी रिकवरीज है उससे पूरा शहर चलाना इतना, उसमें हमारे पास सूरत हाल ये है कि ना हम ADP में ऑन बोर्ड हैं, इस शहर के अंदर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, रोड कटिंग जो कि बुनियादी तौर पे हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं रोडों पे, हम सफाई सुथराई के साथ भी कहीं रिपेयर का काम, रोडों का काम जब करते हैं तो रोड कटिंग भी हमारे पास नहीं है, वासा हमारे पास नहीं है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में। तो मेयर का जो लोकल बॉडी सिस्टम है दुनिया का, जिससे लोगों को उनकी बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए जब देखा जाता है तो यकीनन इस निज़ाम को बनाने वालों ने इस निज़ाम को चलाने की जो इख्तियार देने थे वो नहीं दिए, उसकी वजह से यकीनी तौर पर शहर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नजर आ रहा है। लेकिन मैंने अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि जितने, क्योंकि मेरे पास सिस्टम आपको लैंडफिल का बताया, उसके बाद मेरे पास एक अरसे दराज की पुरानी गाड़ियाँ 20-25 साल की गाड़ियाँ जो कि जिससे कचरा लिफ्ट करके भेजा जाता है, तो वो है मैं इसको अनफॉर्चुनेट कहूँगा और मैं समझता हूँ कि अब ये सिस्टम वाइंड अप होने जा रहा है। लेकिन हम अपने तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं, कहीं से जो भी पैकेज की उम्मीद होती है हम अपने तौर पे जो रिक्वायरमेंट पूरी करके भेजते हैं। अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जहाँ पे रेन इमरजेंसी से लेके कोई ऐसी इमरजेंसी हो, कोरोना की इमरजेंसी यानी कि इतना बड़ा दुनिया जो इंसानियत मुसीबत में है उसमें तक भी हम प्रॉपर तरीके से ऑन बोर्ड नहीं है। शहर के अंदर या अपनी वसाइल में रहते हुए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, आज शहर में कचरा उठता हुआ नज़र आता है। शहर के अंदर ये जितने भी नाले हैं, दीगर चीज़ें हैं जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो यकीनन है। अरसे दराज का इंफ्रास्ट्रक्चर जब पुराना हो जाता है तो डैमेजेस होते हैं, उसके लिए एक पैकेज की ज़रूरत होती है। शहर में जब तक मालियाती तौर पे इख्तियारात नहीं देंगे, इंतज़ामी तौर पे इख्तियारात नहीं देंगे तो सिस्टम कोई भी वर्क नहीं करेगा, और ये बात हकीकत है। ठीक है सर, आपने बताया 12 करोड़ 10 लाख तकरीबन तनख्वाहें हैं, वो आपकी बात दुरुस्त है कि आपको 9 करोड़ कुछ रुपए मिलते हैं और बाकी ऊपर आप करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो ये जगह जगह पार्किंग्स लगी हुई हैं जो कि बल्दिया आला हैदराबाद की अपनी प्रॉपर्टी है और बल्दिया आला हैदराबाद उसके पैसे वसूल करती है, और इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट का जो टैक्स कलेक्ट होता है उसके ठेके दिए जाते हैं, तो उसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो जो इस मद में जो रिकवरी होती है वो कितनी है और वो किस तरह इस्तेमाल करते हैं और उसका क्या हिसाब है? देखें, असल टैक्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स, और प्रॉपर्टी टैक्स है, बेटरमेंट टैक्स है, ऑक्ट्रॉय टैक्स है, ये सारी चीज़ें इस पर कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। पहले ऐसा नहीं था। जो पिछला दौर का ज़िला दौर था ज़िला गवर्नमेंट का, उसमें सारे इख्तियारात मेयर के पास थे, यानी नाज़िम के पास होते थे। लेकिन मेरे शहर को प्रॉपर्टी टैक्स 2010 से जो है नहीं दिया जा रहा था। ये अभी जब बेटरमेंट टैक्स 2010 से हमें नहीं मिल रहा था, उस पर जब वाटर कमीशन आया था उस पर हमने हाई कोर्ट में बात की थी और बाकायदा इस पर एहतजाज यही हुआ था कि जिस शहर से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा हो, बेटरमेंट टैक्स दिया जा रहा हो, व्हीकल टैक्स लिया जा रहा हो, तो उस शहर को ये टैक्सेस क्यों नहीं दिए जाते? आप जिस टैक्स की बात कर रहे हैं, अब जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आने के बाद हमारा समय बड़ी रिकवरी अगर किसी जगह पे होती थी जो बल्दिया की, वो एडवर्टीज़मेंट पे भी होती थी, बिलबोर्ड्स पे होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म करनी पड़ी। और उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स हमें नहीं मिलता प्रॉपरली। आज तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा प्रॉपर्टी टैक्स मिल जाए। बेटरमेंट टैक्स आपको मैंने बताया 2010 से जो नहीं दिया जा रहा था, वो हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद, वाटर कमीशन की इंटरवेंशन के बाद हमें कहीं ना कहीं वो सिलसिला शुरू हुआ पिछले साल, उससे मिला है। लेकिन हमारा पिछला डेफिसिट, आज अगर मुझे ओजीटी टैक्स का खाली मेरा जो पिछले 10 साल से मुझे ओजीटी टैक्स जो काट के दिया जा रहा है उसका कुछ परसेंट भी अगर मुझे दे दें तो मैं काफ़ी चीज़ें शहर की बेहतर कर सकता हूँ। और ये मैंने हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा पिटीशन भी इसी हवाले से लगवाई थी कि जिस शहर को इन तमाम टैक्सेस जो देने की जिम्मेदारी जो बनती थी वो नहीं देने के बाद बल्दिया आला हैदराबाद जिस प्रॉब्लम से दो चार है वो यकीनन आपके सामने मैंने रखी है कि जहाँ पे उनको इंतज़ामी तौर पे मजबूत ना किया गया है। मुझे सिर्फ इसके अलावा मेरे पास शहर के अंदर यानी कि मैं डेवलपमेंट ADP जो होती है उसके अंदर तक मुझसे मुशावरत नहीं होती।
रोड कटिंग, यकीनन रोड कटिंग जो है पहले बल्दियाती कंपोनेंट था, वो बल्दियाती सिस्टम उसको करता था, लेकिन आज नहीं है। सारी चीज़ें पावर एक्सरसाइज जो है वो गवर्नमेंट के पास है। तो ये मसले हैं जिस पे बल्दिया की अपनी जितनी लिमिटेशन है उसमें हम जितनी भी बेहतर सर्विस जो दे सकते हैं, जिस दिन अच्छी सर्विस देते हैं लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और यकीनन आज शहर के अंदर जो माहौल है वो यकीनन गैर मुतमईन है, और मैं इस पर कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि जिसमें हम ये कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। हमारे शहर के लोगों का हक जो बनता है वो यकीनी तौर पे हम इन तमाम, क्योंकि ये पॉलिटिकल टर्मोइल जितने भी रहे हैं, जब हम आए हैं उसके बाद से पॉलिटिकल टर्मोइल मुस्तकिल रहे, आज भी वो मुजाहरे चल रहे हैं, सूबों वफाक के मामला चल रहे हैं, जिसकी वजह से NFC और PFC अवार्ड का मसला आ रहा है, जिससे सूबा कहता है कि हमें नहीं मिलते। इसी तरह निचली सतह पे जो है लोकल बॉडी सिस्टम को अभी कोरोना के इवेंट के ऊपर होना तो ये चाहिए कि मैं जब एक सिंगल पेनी मुझे फीड नहीं की गई है, और बल्कि हमारे जो काउंसिल के जो पैसे थे उसमें से भी 2 लाख रुपए कट करके सारी काउंसिल्स जो है जो अपने तौर पे काम कर रही थी वो भी महदूद कर दी गई। तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। और मैं समझता हूँ, मेरी दुआ भी है कि आने वाला जो सिस्टम है, जो आने वाले जो लोग हों, उनको ये मसाइल न पेश आएँ। शहर की खिदमत करने का बिल्कुल हम चाहते हैं, और हमारा सिस्टम जो है जिस तरह से मतलब कौमी मूवमेंट की जिम्मेदारी है उसमें हमने हर हद्दुल-इम्कान कोशिश की है। अभी भी इन इवेंट्स में जो मुश्किल वक्त था उसमें हर वक्त हम आवाम के दरमियान में रहें, और हम समझते हैं कि हम आवाम के ज़रिए आए हैं और आवाम के दरमियान रहना चाहते हैं। अच्छा सर, जो आपके यूसी चेयरमैन हैं, आपकी पूरी टीम में मौजूद हैं, इनको 5 लाख रुपए महीना मिलता है, उसका क्या हिसाब है? उसका कोई हिसाब नहीं है, कुछ अता पता नहीं है कि कहाँ से आता है, कब आता है, कैसे चला जाता है, क्या होता है, उसके बारे में मुझे थोड़ी वजाहत दें। आप देखें, अगर आपने भी अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि सूरत हाल गैर मुतमईन है, तो ऐसे में आवाम बेचारी कहाँ जाए? आवाम के साथ जो है वो जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो आवाम के साथ तकलीफ हुई है, आवाम के टैक्स का पैसा है, तो उस तरह जो है वो बड़ी परेशानियों का शिकार है आवाम। किसी भी यूसी में आप जाके खड़े हो जाएँ, किसी भी यूसी में, किसी भी इलाके यूसी के किसी भी वार्ड में जाएँ, तो वहाँ पर आवाम आपसे नाराज़ नज़र आएगी और आपको बल्दिया आला हैदराबाद के खिलाफ जहर उगलती हुई नज़र आएगी। इस पर जी वजाहत करें। देखें, बात सारी है कि बात किसी जगह पे अगर ये कह सकते हैं, बिल्कुल लोगों का जायज़ बनता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज अगर शहर की पोजीशन नज़र आ रही है ना, वो बल्दियाती सिस्टम की जो भी है, जैसा भी है, उसकी वजह से कम कुछ चीज़ें चल तो रही हैं। आप 5 लाख की भी तो मैंने बता दी ना बात आपको, कि वो कट करके अब 3 लाख रुपए कर दी गई है पिछले 3-4 महीने से। इससे पहले भी अगर होता है, उस 3 लाख रुपए के अंदर जो है तकरीबन हर यूसी के अंदर इनकी एम्प्लॉयमेंट होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। उसकी भी सैलरी देते हुए भी तकरीबन हर यूसी का साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्टाफ कितना है, उसकी सैलरी भी 1.5-2 लाख रुपए तक की करीब बनती है हर यूसी के हिसाब से अगर देखें। तो अब उसमें 1-1.5 लाख रुपए में यूसी के लोग जो है जितनी भी अंदर जो सीसी वर्क होता है या गलियों का काम होता है, उसमें अब अंदर का हाल तो हमें नहीं पता होता है कि हर आदमी की जिम्मेदारी है, उसका बनता है कि वो डिलीवर करे, जो आ रहा है ईमानदारी से उसको करे। लेकिन ये डायरेक्टली लोकल बॉडी सिस्टम से रिलेट हो जाता है कि उसमें मेरा इख्तियार नहीं होता कि मैं उनसे ये कहूँ कि आप अपना हिसाब किताब, ये लोकल बॉडी सिस्टम के अंदर उनको डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का एक ऑफिस है, वो सारी चीज़ें डील करता है। लेकिन ये हम अपने तौर पे सारे चेयरमैन से ज़रूर ये बात रखते हैं कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ईमानदारी से, लोगों की ये अमानत है, उसको भरपूर अंदाज से जो बनता है जो भी है वो करें। और मैं समझता हूँ आज भी अगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, जहाँ चेयरमैन्स अच्छे अंदाज से अपनी यूसी समझ के, अपने लोग समझ के काम कर रहे हैं, वहाँ चीज़ें बेहतरी नज़र आ रही है। और देखें, कंसिस्टेंसी की बुनियाद पे चीज़ें चलती हैं, कंटिन्यूशन जो है कहीं ना कहीं एक रिजल्ट देती है। जहाँ मसाइल को बढ़ाने के लिए सिस्टम अगर वो फीड ना करे तो डेफिनेटली उसके असरात आते हैं। बहुत सी चीज़ें ये है कि जैसे आपको अभी बताया कि इस पूरे कोरोना वाले इवेंट के अंदर हर यूसी के अंदर यूसी चेयरमैन ने जहाँ उनकी विल थी, जिसने नेक नीति की बुनियाद पर काम किया, वहाँ लोगों के साथ भी खड़े रहे और लोग, लेकिन इत्तेफाक से ये जो नहर हमारे शहर का जो सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम, वो तकरीबन वासा के पास 85 से 90% इस वक्त वासा जो है पूरे हैदराबाद के निकासी के निज़ाम को
उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वासा जो है जाहिर सी बात है वो उसका एसडीए के ज़रिए चलता है, उसकी जो बॉडी है वो मिनिस्ट्री के ज़रिए चलती है। लेकिन जब वो वासा से के मसले मसाइल आज 6 महीने से उन लोगों की तनख्वाहों के मामला चल रहे हैं, 6 महीने की तनख्वाह ही नहीं मिल रही होती। अब जब किसी एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं मिल रही होगी तो जाहिर सी बात है उसके असरात तो आएंगे डिपार्टमेंट में, और डिलीवरी कैसे होगी। और ये हमारे शहर के लोगों के साथ ज़्यादती यही हो रही है कि प्रॉपर फंडिंग ना देने की वजह से उसका ड्यू शेयर, मैंने आपको ओजीटी जो मांगा है मैंने, ये मेरा अपना ड्यू शेयर है, मेरे प्रॉपर्टी टैक्स मेरा शेयर है, बेटरमेंट टैक्स मेरा शेयर है, मैं कोई फ़ंड थोड़ी मांग रहा हूँ। लेकिन फ़ंड तो मुझे जो दिए जाते हैं वो मैंने आपको उसका बता दिया कि 3 करोड़ में यह है, मैं किस तरह से चीज़ों को चलाऊँ जब सारा का सारा सैलरी में डालूँ। तो लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इसको शहर के अंदर जितना भी हमसे हो सका इस अरसे में मैंने बड़ी कोशिश की कि पैकेज मिले, और अभी भी उम्मीद के साथ है कि जाते जाते अगर कोई अच्छी चीज़ हम शहर के लिए दे जाएं। और अभी भी आपने देखा होगा कि मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट ने जहाँ तक इत्तेहाद किया वो इत्तेहाद भी इसी बुनियाद पे किया कि शहर के लोगों को, अपने लोगों को जो है कहीं ना कहीं वो फैसिलिटीज़ जो मिलनी चाहिए स्टेप डोर पे वो उसको उसका हक जो है मिले। और मैं समझता हूँ कि अभी जितना इस वक्त MPs के जो फंड्स आ रहे हैं और इलाक़ों में जो काम हो रहा है, ये मैं समझता हूँ ये हमारी अपनी कोशिशों की वजह से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे शहर के नुमाइंदगान के ज़रिए हो रहा है। और मैं आपको इसलिए भी बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ कि जब आपको किसी जगह पे इग्नोरेंट सिटी के तौर पे लिया जाए और देखा जाए तो उसके असरात डेफिनेटली नज़र आए। और मैंने बिल्कुल ये बात इसलिए कही है कि इग्नोरेंट सिटी है शहर, अरसे दराज से इसको किसी भी बड़े पैकेज की, यानी कि 2008 के बाद से कोई बड़े ऐसे पैकेजेस नहीं आए जिससे शहर के अंदर बुनियादी ज़रूरतें जो है दी जा सके। अच्छा, आपने ओजीडी के बारे में बताया कि शेयर है आपका और 10 साल का तकरीबन ड्यू है, तो टोटल अगर वो अमाउंट हम कलेक्ट करें तो वो कितना बनता है और उससे आपको कितना फ़ायदा होगा। और एक सवाल मैं साथ में ऐड कर लेता हूँ कि आप क्या समझते हैं जो तमाम मसाइल हैं, बल्दिया आला के मसाइल हैं और जो आवाम के इशूज़ हैं, इसका क्या हल है और आप इसको ज़िम्मेदार, इन मसाइल का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? देखिए, आज अगर मेरा ड्यू शेयर जो ओजीटी का है, अगर मेरा डेफिसिट जो है वो तकरीबन 2 अरब 48 करोड़ रुपए है जो बनता है, जो मैंने वाटर कमीशन को दिया था और जिसकी रिपोर्ट मैंने दी थी कि हर साल का मेरा डेफिसिट मैंने शो करके बताया था। अगर इसमें से मुझे कुछ पैसे दे दिए जाएं तो कम से कम मैं शहर के अंदर अपने इदारे के लिए मशीनरी खरीद लूँ। आज दौरे जदीद में इस वक्त सफाई का निज़ाम जो है वो एक पूरा इंजीनियर्ड सिस्टम है। ये एक साइंस है, गार्बेज लिफ्टिंग एक साइंस है। उसको अगर थोड़ा सा इक्विप कर दिया जाए, उसकी मशीनरी बेहतर दे दी जाए या सिस्टम बना दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये शहर रहेगा, शहर के लोग होंगे, उनकी बुनियादी ज़रूरतें चलती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब उसकी कोशिश मैं कर रहा था कि मैं कोई मशीनरीज़ वगैरह यहाँ पे इंडक्ट कर दूँ सिस्टम में। और यही लास्ट टाइम भी कि वज़ीर आज़म साहब हैदराबाद को कुछ देके जा रहे थे, उन्होंने वादे भी किए लेकिन आज तक वो हमें नहीं मिले। अभी नए सिस्टम के लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, अल्लाह करे कोई चीज़ हो जाए तो हम इब्तदाई तौर पे कम से कम, आज शहर के अंदर सारा शहर उजड़ा हुआ नज़र आ रहा होता है। यकीनी तौर पे यहाँ पे रोडों की हालत देखें, यहाँ पे अगर हम पार्कों के हवाले से देखें, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स को उठा के देखें, मेरी ख्वाहिश तो यही है कि अगर कोई चीज़ हो जाए तो कम से कम शहर के अंदर एक उजड़ा हुआपन जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे पैकेज के साथ ख़त्म कर दिया जाए जहाँ के लोगों को फिर ये एहसास हो कि यार ये शहर हैदराबाद, इसकी खूबसूरती जो है ये कॉम्पैक्ट सिटी होने के नाते बहुत आसानी से मैनेजेबल भी है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि लोग जिनके पास आज सिस्टम मौजूद है, सिस्टम के लोगों को चाहिए कि उस सिस्टम को जो बना के दिया गया है, जिस बल्दियाती निज़ाम को बना के दिया गया है, वो आवाम को बाइख्तियार बनाने की बात करता है, वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक हमारे लोग सिस्टम को चलाने वाले सिंसियर नहीं। ठीक है
सर आपने बताया इशूज़ हैं, मसाइल हैं, इख्तियारात का मसला है, फंड्स का भी मसला है, ठीक है, वो आपकी सारी बात दुरुस्त है, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि आवाम जो है वो शदीद नाराज़ नज़र आते हैं और परेशान है आवाम। हैदराबाद शहर के मुतादिद इलाके दरम बरम है, कचरे का निज़ाम, सफाई का निज़ाम दरम बरम है। बहुत से इलाकों में अब तक 4 सालों में सफाई ही नहीं हुई, बल्कि कुछ इलाकों में कभी कभी महीने में 15 दिन में एक दफ़ा सफाई हो जाती है, बात आप जानते हैं। तो ऐसे में आवाम जो है वो आपसे ही सवाल करते हैं कि ठीक है जी आपके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन जो इख्तियारात हैं आज कचरा साफ़ करने के और जो दीगर उस पर तो आप काम करें, लेकिन उस पर भी आपकी कारकर्दगी नज़र नहीं आती, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए बात ये कि कहने में तो बहुत आसानी से आपने बात कह दी और आवाम के साथ हम खड़े हुए हैं और ऐसे वक्तों में जब हम इन तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं, बात सिर्फ हैदराबाद की ही नहीं, आप उठाएं कराची को देखें, कराची के अंदर कितनी एजेंसीज हैं जो कि इस काम की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली और कहाँ फेल हुए जाके। आज हैदराबाद शहर के अंदर भी हम कचरा उठाना बंद कर देना, आपको 2 दिन के अंदर पूरा शहर कचरा ही नज़र आएगा। लेकिन आज कम से कम हमारे शहर के अंदर लैंडफील्ड ना होने के बावजूद भी हम जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं, शहर से कचरा को ये कहे कि नहीं उठ रहा हो, पायलट पकड़ के किसी जगह पे रहा तो उसको भी हमने मैनेज किया। एक 60 यानी कि 50-50 साल का कचरा, उसको भी हमने कहीं ना कहीं जाके मैनेज किया। बात वही है कि सिस्टम बनाने की बात जो हमने कोशिश की, वो उसमें कहीं ना कहीं जो नाकामी हो रही है वो लैंडफील्ड की वजह से और GTS की वजह से। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो बनाई गई, अगर सिंसियरिटी से चलाया जाता, वो अगर उसका काम अगर तरीके से हो जाता, तो मैं आज चाहूँगा कि यहाँ पे भी वो सिस्टम बन जाए। लेकिन वो सिस्टम कराची के हद तक बना, लेकिन वहाँ पे भी पूरी तरह फ्लोरिश नहीं हुआ। लेकिन हमने अपनी एफ़र्ट जारी रखी। मैंने आपसे यही बात कही थी कि मैं आवाम के दरमियान हम रहें, जहाँ जहाँ मसले हुए हैं उसको एड्रेस किया है, वो हमने प्रॉपर तरीके से जाके उसको तकमील तक पहुँचाया। तो बिल्कुल किसी जगह पे हो सकता है कि, लेकिन शहर के अंदर आज भी कोई इवेंट्स वगैरह के हवाले से हो जाता है, बकरा ईद का इवेंट हो, ईद के मेजर इवेंट जितने भी रहे हैं आपके, वो एक कॉस्ट होती है उसकी। 12 रबी अव्वल से लेके मुहर्रम हो, ईद बकर हो, और तमाम शहर के अंदर इमरजेंसी जितनी भी इवेंट्स आते हैं उसमें बल्दिया आला हैदराबाद ही की एफर्ट से हैं। इसके अलावा और कोई, यानी कि जो इस वक्त ज़िले गवर्नमेंट है, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, उन तक के पास MADR के पैसे भी नहीं हों तो फिर कैसे चलेगा। कहते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही तो चीज़ों को, वहाँ उनके पास पैसे आने चाहिए, उनके पास भी पैसे नहीं आते, MADR तक नहीं करा सकते। ये पूरे इवेंट जितने भी सालों के जो 3 बड़े इवेंट होते हैं, उसमें सारा का सारा मेरा बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, मेरा बहुत पैसा लगता है उसके अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम सबके साथ खड़े हैं और मैं समझता हूँ कि हमने कोशिश की है और हम इस पर एक ज़रूर कहेंगे कि इस शहर का जो हक बनता था वो लोगों ने अदा नहीं किया। उन लोगों ने अदा नहीं किया जिनके पास आज जमहूरियत की चलाने वाले लोग समझे जाते हैं, चैम्पियन बने होते हैं। लेकिन असल में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो सिस्टम जिन्होंने बनाया वो शायद किसी बावजह जो है इस सिस्टम को चलने नहीं देना चाहते। ठीक है, हैदराबाद शहर की आवाम को क्या मैसेज देंगे? मैं तो इस वक्त सिर्फ एक मैसेज जो इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि इस वक्त जिस तरह से पूरी आलम इस्लाम और जिस तरह से इंसानियत मुसीबत में है, इसी तरह से मैं अपने शहर के लोगों को भी यही कहूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। ये मुश्किल घड़ी है, इसमें जो है हमारी आपस का इत्तेहाद इत्तेफाक जो है उसको मद्देनज़र रखें, एक दूसरे को टॉलरेंस के साथ, एक दूसरे को बर्दाश्त के साथ देखते हुए इस मरहले से गुज़रने की जो बात है वो नज़र आ रही है। अगर हमने अपनी एहतियात को नहीं समझा, ये एहतियात जो है वो आपके अपने घर से लेकर आपके पूरे माशरे के लिए बड़ी ज़रूरत है कि इंसान की ज़िंदगी है तो सब कुछ है और इस वक्त जो है सर्वाइवल की बात है। तो आप इसमें अपना रोल अदा करें और जो हमारे फ्रंट लाइनर हैं इस वक्त, जो हमारा पैरामेडिक्स का डिपार्टमेंट है और तमाम वो इदारे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ कोऑपरेशन करें और सीरियसनेस का मुजाहरा करें। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। हमें समझना चाहिए कि ये ऐसी वबा है
जो नज़र नहीं आ रही, ये हमारा वो दुश्मन है जो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यकीनी तौर पे हमें इस अनदेखे हुए दुश्मन के लिए जो मुकाबला करने का तरीक़ाकार वो बनता है, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होगा जब तक हम अपने आप को उस लेवल पे लेके ना जाएं जहाँ एहतियाती तदाबीर कहती हैं हिदायत पे पाबंदी करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेयर हैदराबाद सैयद तैयब हुसैन साहब, आपका जवाब देखो उनको वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद थे जनाब तैयब हुसैन जो कि मेयर हैदराबाद हैं। मैंने आपको पूरा ओवरव्यू बताया बल्दियाती निज़ाम के हवाले से कि जब बल्दियाती निज़ाम में नाज़मीन वाला जो सिस्टम था वो कितना कामयाब था और कितना अच्छा वो सिस्टम चला, और वहाँ पर लोगों ने जो है वो हैदराबाद शहर की तरक्की भी देखी। हैदराबाद शहर तरक्की याफ्ता शहरों की सफ़ में आकर खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद सिंध हुकूमत की खास तौर पर इसमें गलतियाँ हैं और सिंध हुकूमत की खास तौर पर इसमें बदनीयती है, क्योंकि हर बार जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है हैदराबाद शहर के साथ सुतैली माँ जैसा सलूक किया गया। खास तौर पे हैदराबाद और कराची को जो है वो थल्ले लाइन लगाया गया, दीवार से लगाने की कोशिश की गई, और ये बात बरबला कहता हूँ और इस बात का इजहार मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में चीज़ें देखी हैं कि जब अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है बल्दियाती निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया गया, ग्रास रूट लेवल की जो पावर्स थी वो ख़त्म कर दी गई। अभी जो निज़ाम दिया गया ये भी लंगड़ा और लूला और फरसूदा निज़ाम है। अब इसके बाद जो है वो आपने देखा कि किस तरह मेयर हैदराबाद ने आपको तफसील से सारी चीज़ें बताई, अपने मसाइल भी बताए, और आवाम से जो है वो इस बात पर भी जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को कि सूरत हाल गैर मुतमईन है और उसकी वजह भी उन्होंने बताई। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात का वाज़ेह और मुतमईन बख्श इत्मीनान बख्श जवाब दिया है कि अगर उन्होंने जो है वो हटधर्मी का मुजाहरा नहीं किया बल्कि उन्होंने बताया कि हाँ जी उन्होंने एक्सेप्ट किया, और मैं इस बात पे मेयर हैदराबाद को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हैदराबाद शहर की सूरत हाल गैर मुतमईन है और वो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इख्तियारात नहीं है, और इख्तियारात अगर हैं तो जो काम उनके पास मौजूद हैं, इख्तियारात जिस चीज़ के हैं उसके उनके पास फंड्स मौजूद नहीं है। OZD का जो चक्कर है आपने देख लिया, 2 अरब रुपये से ज़ायद रकम है। आखिरकार हुकूमत सिंध हैदराबाद शहरियों के साथ ये सुतैली माँ जैसा सलूक क्यों कर रही है? क्यों बल्दिया आला हैदराबाद को OZD फंड नहीं दिया जा रहा, और जो दीगर इशूज़ हैं बल्दिया के वो क्यों रिजॉल्व नहीं किए जा रहे? मैं आपको नज़र में एक छोटी सी बात और इख्तिताम के साथ साथ बताता चलूँ कि हैदराबाद शहर में 4 ताल्लुका हैं। हैदराबाद ज़िला जो है उसके अंदर 4 ताल्लुका हैं, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद शहर सिटी और हैदराबाद रूरल। 3 हैदराबाद शहर के टाउन वहाँ पर जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी मौजूद नहीं है, टाउन कमेटी, लेकिन कासमाबाद में हैदराबाद शहर में एक ही शहर के अंदर एक ही टाउन कमेटी मौजूद है जो कि कासमाबाद में। ये अजीब सा निज़ाम है कि जहाँ पर एक ही निज़ाम के अंदर कई निज़ाम मौजूद हैं, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो अपने हिसाब से उसको चल रहा है। बहरहाल हम बात करेंगे सिंध हुकूमत की भी नाअहली है, उनकी भी जानिब से जो है वो बदनीयती का मुजाहरा है, उनकी जानिब से भी हैदराबाद के शहरियों को जो है वो हमेशा से दीवार लगाने की कोशिश की गई है, और जो कि इंशाल्लाह हम नहीं होने देंगे और हैदराबाद शहर की आवाज़ बनकर उठाएंगे, और हर बार हैदराबाद शहर के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, और हैदराबाद के शहरियों के साथ जहाँ जहाँ हैदराबाद के शहरियों को तकलीफ हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे वो सिंधी स्पीकिंग हो, चाहे वो किसी भी जुबान, मजहब, रंग, नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, अगर हैदराबाद शहर की बात आएगी तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा और इसी तरह मैं शोर मचाऊंगा, और आप तमाम हुक्मरानों को, तमाम अरबाब इख्तियार को, तमाम इंतजामिया को जवाब ज़रूर देना होगा, और मैं जवाब तलब करता रहूँगा। जैसा कि आज आपके हर दिल अजीज शख्सियत जिनको आप तलाश कर रहे थे मैंने आपके सामने ला खड़ा किया, ला के पेश किया, और उन्होंने अपने सवालों का जवाब भी दिया और बड़ा इत्मीनान बख्श जवाब दिया कि वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ होते हैं और जो सीट पर बैठा होता है उसको पता होता है कि वो कितने कांटों के ताज पर बैठा है। हम ये समझते हैं कि शायद वो बहुत मज़े में है, बहुत इशूज़ हैं उनके साथ, बहुत मसाइल बहुत मज़े में और वो पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आप किसी ओहदे पर होते हैं तो उसके जो मसाइल होते हैं, उसके जो मामलात होते हैं, उसका जो निज़ाम होता है, उसको चलाने में जो तकलीफ़ात और जो प्रॉब्लम्स दरपेश होती हैं वो एक आम आदमी को नहीं पता। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, और उसके भी जो है उसको भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक वाला जो पेज है उसको भी लाइक करके, कमेंट करके शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, खुसूसन जवाब दे कौन के बारे में आपकी क्या राय है, इसमें मजीद कोई अगर आप चाहते हैं कि कोई तब्दीली लाई जाए, कोई इस्तेलाह अगर आपकी जानिब से कोई ऐसी तब्दीली आप चाहते हैं कि, और इस प्रोग्राम में अगर आप चाहते हैं कि कोई हम बेहतरी लेकर आए तो अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान उज़ैर खानज़ई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।